हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में साइंस से क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज नेम्ड XX। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम्स आर बेस्ट इन मेटाफेज। ठीक है जी। आप तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है जी। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। बोले तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, या फिर आप ऐसे समझिए कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ 23 पेयर्स हैं, और या फिर आप ऐसे समझिए कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑटोसोम एंड ऑलोसोम। अब ये जो ऑटोसोम होते हैं ये 44 होते हैं, या फिर इसको आप 22 पेयर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल और फीमेल में लगभग एक जैसे ही होते हैं, इससे बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है। और जो ये ऑलोसोम है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर समझो मेल को और यहाँ समझो फीमेल को। मेल में ये XY होंगे, ठीक है जी, और फीमेल में होंगे XX। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम X लेकर चलें और यहाँ से हम X लेकर चलें, तो क्या होगा? अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न। XX क्रोमोसोम जब मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ से अगर हम Y लेकर चलें और यहाँ से अगर हम X लेकर चलें, तो क्या होगा? बॉय चाइल्ड बॉर्न। ठीक है। मतलब XY से क्या होगा? बॉय चाइल्ड, और यहाँ से XX से क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिल रहा है? मेल में भी देखने को मिल रहा है, फीमेल में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से मान के चलो, यहाँ से एक्स गया और यहाँ से एक्स गया, तो क्या हुआ? XX हो गया, मतलब गर्ल चाइल्ड हुई। ठीक है। अब गर्ल चाइल्ड की केस में क्या होगा? अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब फादर को है या मदर को है, तो गर्ल को होने का खतरा है। ठीक है। मतलब वो फादर से भी हो सकता है और मदर से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, अगर कोई बॉय चाइल्ड बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पर एक्स कहाँ से आया? मदर से। ठीक है। तो मदर की वजह से यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं क्रोमोसोम से। ठीक है। लाइक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 47 क्रोमोसोम पेयर, पेयर नहीं सॉरी, 23 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 46 होते हैं। तो समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है 47 क्रोमोसोम मिले, तो यहाँ पर बहुत सारी डिसीज रिलेट करती है। ठीक है। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले क्विज डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं कल PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाइए, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो वहाँ सर्च कीजिए स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, और बिल्कुल वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चैनल का नेम। एंड उसको आप ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर जितनी PDF, जितने भी सेशंस मैंने अभी तक लिए, वहाँ पर सभी PDF आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन से पहले क्विज देख लेते हैं। फर्स्ट क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स DNA। अब देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पर देखें, फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स DNA। ठीक है। तो चार यहाँ पर स्टेटमेंट है। फर्स्ट है रिसर्चर फ्रॉम कार्बन 14 आइसोटोप, सेकंड है एक्सरे टेक्नीशियन, एंड थर्ड है कोल माइनर, एंड डी है डायर एंड पेंटर। सॉरी। तो चारों को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, A और D बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपको B और C में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। और अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी देना है इस क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन जब भी डिस्कस करेंगे साइंस का, तो मैं उसे क्वेश्चन से पहले ही डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है। चलिए, सेकंड क्विज है आज की, विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है किडनी से रिलेटेड। बायोलॉजी का जो स्पेशल सेशन था, EPFO क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रोक्स 1000 के आसपास EPFO में हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर जितने साइंस के मेरे सेशंस हैं, वहाँ पर आपको किडनी के
2-3 टाइम्स मैंने इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया, मतलब अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल आर्टरी, ठीक है जी। सेकंड है, फ्रॉम बाउमन्स कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड passes through the teeny tube where much of the glucose is reabsorbed एंड सेंट बैक टू द ब्लड इन रेनल वेन, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, एक सही है, या दोनों ही गलत हैं, ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion and other as reason. You are to examine these two statements carefully and select the answer to this item using the code given below, ठीक है। ये कोड्स दे रखे हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर assumption and reason को देखना है। तो assumption क्या दे रखी है, द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। रीजन है कोलिजन ऑफ मेटल एटम विद ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है assertion सही है या फिर रीजन सही है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है मेटल वायर में तो वायर गर्म हो जाती है, ठीक है। अब वायर गर्म होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब देखिए वायर यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये गर्म हो गई, ठीक है। उससे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, और इसी हीटिंग इफेक्ट से हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से क्या हुआ, हीट हमारी प्रोड्यूस हुई, तो हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में। या इसको ऐसे समझो, करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो करंट पास हो रहा है, अब यहाँ पर मेटल वायर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड करेंगे, किसके साथ कोलाइड करेंगे, आयंस के साथ। और आयंस क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आयंस के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो फिर टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल वायर का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन भी यहाँ पर सही है और रीज़न भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है जी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक बार आप इसको देख लेना, पीडीएफ में कल शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ रेदर शॉर्ट लाइफ बिकॉज द। अब जो लाइट बल्ब होते थे, हालांकि आज की डेट में तो हम CFL या LED को यूज़ करते हैं, LED को यूज़ करते हैं, CFL भी हम रिप्लेस कर चुके हैं। बट यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी लाइट बल्ब जो बहुत पहले यूज़ करते थे हम, उसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। सेकंड है, बल्ब कांट एवेक्यूएट कंप्लीटली। थर्ड है, वायर स्पॉटिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब देखिए ऑर्डिनरी बल्ब किस तरह से आपको देखने को मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखिए ऑर्डिनरी बल्ब में क्या होता था, इनकी लाइफ शॉर्ट होती थी। अब लाइफ शॉर्ट क्यों होती थी, क्योंकि जो फिलामेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होते थे। ये आपको यूनिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, नहीं है ना। यहाँ पर आपको स्पाइरल सी शेप देखने को मिल रही है, और ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो अनइक्वल हीट होगी, है ना, अनइक्वल हीटिंग होगी, ठीक है। अब अनइक्वल हीटिंग होगी तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हीटिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ का, रेजिस्टेंस के ऊपर। और रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायर की थिकनेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वायर की थिकनेस तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो और ये जो फिलामेंट है ये ऑपरेट करता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, अप्रोक्स 27,000 केल्विन के आसपास, ठीक है, ये ऑपरेट करता है। और इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे आप ऐसे समझो, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है इसको आप यहाँ पर ऐसे समझो, इसको टंगस्टन कहा जाता है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है। ये जो टंगस्टन होते हैं ये कभी भी ऑक्सीजन और एयर के कंटेंट में नहीं जाते, अगर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन या एयर की मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स अगर किसी भी गैस की प्रेजेंस में ये जाएंगे तो यहाँ पर एवैक्यूएशन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको बताया यही लिखा हुआ है, पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रीजन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज
होते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। चलिए आज आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बट 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कंटेक्स्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो ए स्टेटमेंट है द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, बी है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, सी है द इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, एंड फोर्थ है कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है जी, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, आपने होपफुली इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसको समझिए। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसको हम फार साइटनेस भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन को अगर मान लो कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो वो पास की चीज़ों को तो बहुत ईजिली देख पाता है, लेकिन सॉरी, पास की चीज़ों को तो अ, तो दूर की चीज़ों को तो बहुत इजीली देख लेता है, ठीक है, और लेकिन पास की चीज़ों को ये नहीं देख पाता, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। सॉरी। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम समझते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, मान के चलो ये आपका ये डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे जा रही है, और ये इंसिडेंट रे जो आई लेंस के ऊपर पड़ी, और आई लेंस पर ये ऐसे पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना पर जब पड़ेंगी, ठीक है, तो रेटिना पे क्या होगा, ऑप्टिकल नर्व से जो सिग्नल मिल रहा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंच जाएगा। मतलब हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा, इन शॉर्ट अगर हम समझे। देखिए, जब ऑब्जेक्ट पास रहेगा, अगर मान लो कि आप जैसे ये वीडियो को देख रहे हो, अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल आपके बहुत ज़्यादा पास है, ऑब्जेक्ट पास रहेगा, तो जो यहाँ पर सिलेटरी मसल्स होंगी ना, वो क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी, ठीक है। और कंप्रेस करेंगी तो जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा और फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही ईजिली देख पाएंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेटिना में एग्जैक्टली हमारे को देखने को मिलेगा, ठीक है, और हमें विजिबल हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझें, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होगा तो सिलेटरी मसल्स क्या करेंगी, ये स्ट्रेच करेंगी, और ये जो लेंस है ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली अगर हम समझें कि हमारा जो फार पॉइंट है वो हम कहाँ तक देख पाते हैं, इन्फिनिटी तक, फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आप जब सन की तरफ देखते हो या मून की तरफ देखते हो, खैर सन की तरफ तो हम ज़्यादा देर देख नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग मतलब रेज निकलती है वहाँ से, लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर सन या फिर मून को समझ लीजिए, मून को आप देखते हो, क्या ये आपको ब्लर दिखता है, नहीं दिखता है ना, तो हम इन्फिनिटी तक देख पाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन को समझे कि नॉर्मल जो हमारा नियर पॉइंट है या फिर बल्जिंग पॉइंट है, कि हम बिल्कुल पास लेकर आए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर। अब ये मैक्सिमम क्या होगा, किस केस में होगा, नियर पॉइंट के केस में, या आप ऐसे समझ लीजिए मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हम जितना पास लेकर आएंगे या उससे कम लेकर आएंगे तो हमें नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर तक हम मेनली देख पाते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ब्लर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, देखिए आईज का जो आई लेंस होता है, इसका स्ट्रेच होना, या जो सिलेटरी मसल्स मैंने आपको बताई, इसका कंप्रेस होना, इसका स्ट्रेच होना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी आईज मैनेज कर लेती हैं ऑब्जेक्ट को। बिल्कुल यहाँ पर रेटिना पे जो इमेज बनती है उसको हम अकॉर्डिंग टू देख लेते हैं कि दूर है, पास है। अगर मान लो कि कोई दूर का हमें नहीं अच्छे से विजिबल हो रहा है, या पास का हमें अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, तो वो किस केस में विजिबल नहीं होता, मतलब वो हमारी आई की कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है, या कर्वेचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या आई लेंस हमारा स्ट्रेच और बल्ज अच्छे से नहीं हो पा रहा, या सिलेटरी मसल जो है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रही है ना। तो मेनली यही इश्यूज हैं, ठीक है। और इस केस में हम क्या करते हैं, लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब वो क्या है कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, और हम किस केस में यूज़ करते हैं इसको समझिए। पहले हम हाइपरमेट्रोपिया का ही केस समझ लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, इस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो फार विजन है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो हमारा नियर है वो हमें नहीं दिख पा रहा अच्छे से, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से बाहर बन रही है, मतलब इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब इस इमेज को हम रेटिना तक लेकर आएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्स लेंस का, मतलब हमें कन्वर्स करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो हम रेटिना तक लेकर आएंगे, ये तो दूर बन रहा है। तो कन्वर्जिंग लेंस के में हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का,
ठीक है, अगर किसी पर्सन को पास का नहीं दिख रहा, ठीक है, और दूर का दिख रहा है, तो मतलब उसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मतलब रेटिना से जो इमेज बन रही है वो दूर बन रही है, तो उस केस में हम कन्वर्स करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका बिल्कुल विपरीत केस समझे, मतलब उल्टा केस समझे, मायोपिया वाला, उसमें क्या होता है, जो इमेज है वो हमारी यहाँ बनती है कहीं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर समझ लो ये रेटिना है और इमेज कहाँ बन गई, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ तक लेकर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इमेज को डाइवर्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मतलब यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हम इस तरह से कनकेव लेंस लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो कनकेव लेंस लगेगा, सुटेबल फॉर फोकल लेंथ, अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ। ऐसा नहीं है हम किसी का भी स्पेक्स लगा लेते हैं, तो जैसे आप घर में किसी का भी स्पेक्स लगा लेते हो तो आपको बहुत ही अजीब लगता है और थोड़े टाइम के बाद आपका हेडेक होने लग जाता है, आइज पेन लगने होने लग जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए होती है, फोकल लेंथ के अकॉर्डिंगली ही उसकी सुटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू में ही हम यूज़ करेंगे कन्वेक्स और कनकेव लेंस को, ठीक है। प्रॉपर ये हम उसको देखते हैं, मतलब डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं, हम तो नहीं देखते, डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और कभी भी आप गलती नहीं करके आएंगे मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया में। अच्छा, जो पर्सन ओल्ड एज के हो जाते हैं उनको दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, मतलब दूर का भी नहीं दिख पाता, पास का भी नहीं दिख पाता, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्ड टू, तो आपको बताना है जो नॉइस लेवल है 100 डेसिबल, साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, ठीक है जी। तो वो जस्ट ऑडिबल साउंड, मतलब 100 डेसिबल तक क्या है, ऑडिबल साउंड है, बी ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन है, सी साउंड फ्रॉम अ नॉइसी स्ट्रीट, एंड डी नॉइस फ्रॉम अ मशीन शॉप। 5 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है जी। 100 डेसिबल होगा तो हमें नॉइस लेवल क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही मतलब एक तरह का मैसी, मतलब मशीन शॉप में जो नॉइज़ आती है बहुत ज़्यादा, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब चलिए यहाँ पर समझिए आप, ठीक है। अब देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड ऑन द स्केल कॉल्ड डेसिबल, डीबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स, या इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या समझा, नॉइज लेवल अगर 100 डेसिबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी नॉइसी, बहुत ही भयंकर वाली साउंड हमें देखने को मिलेगी, और ये मशीन शॉप में जो बर्दाश्त नहीं होती साउंड वो हमें देखने को मिलती है। अब ए ऑप्शन में क्या था कि ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड में क्या होता है 0 डेसिबल, ठीक है, तो बहुत ही प्लीजेंट सी हमें देखने को मिलती है, सॉफ्ट सी साउंड होती है जो हम लोग बहुत ही अच्छी से सुन पाते हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन में ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन कॉरस्पॉन्ड टू 65 dB, ठीक है, मतलब यहाँ तक आप समझ लीजिए कि 50-60 dB तक हम अच्छे से सुन पाते हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन था साउंड फ्रॉम अ नोसी स्ट्रीट्स कॉरस्पॉन्ड टू 90 dB, मतलब यहाँ पर भी आप ऐसा समझिए कि बहुत ही नोइसी सी साउंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कहते हैं, भयंकर वाली साउंड प्रोड्यूस करेगा 90 dB के आसपास, ठीक है। तो होपफुली आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा अपना डाउट, ठीक है। और जो मैंने आपसे क्विज़ पूछा है उसको बताइएगा उसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। गूगल का आप यूज़ कर सकते हो। अगर इनकेस आपको तब भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया या क्विज़ समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट सेशन जब भी साइंस का डिस्कस करूँगा तो उसके साथ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना।